किधर गया भाई? आप जो है वो इसकी बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना भाई? ये जो घर में बैठे थे साहब, इन्होंने बताया कि फंक्शन ये होता है। बिल्कुल सही है, समझ में आ गई। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर दो इनपुट हो और आउटपुट एक ही हो तो फंक्शन किस किस्म का होगा? क्वाड्रेटिक। नहीं नहीं, इनपुट दो हैं। क्वाड्रेटिक तो ये फंक्शन है ऊपर वाला। मल्टी वेरिएबल शायद यस, कहते हैं। मल्टी वेरिएबल, राइट। तो फर्स्ट कर लें, फंक्शन ये है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। और सही है, ये जो नीचे फंक्शन लिखा है ये क्या है? टू वेरिएबल इन हो रहे हैं और एक वेरिएबल आउट हो रहा है। ये एक हो गया ना, मतलब है इसमें नंबर तो दो है ना, एक्स भी है वाई भी है, लेकिन कैलकुलेशन के बाद एक नंबर आएगा ना। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। पहले वाला जो फंक्शन था ना वो था R1 टू R1। क्लियर हो गया? पहला वाला फंक्शन क्या था? R1 टू R1। दूसरा वाला फंक्शन कहां से कहां है? R2 से R1। इसलिए दो इनपुट है और एक क्या है? आउटपुट है। यानी यहाँ पर आगे पिक्चर नजर यहाँ भी आएगी। अच्छा, ये बताओ कि कोई ऐसा फंक्शन आपने पढ़ा था अपने मतलब कैलकुलस 1 2 के जिसके दो इनपुट हो और दो ही आउटपुट हो? हैं? नहीं, सर अगर सर्कल में तो स्क्वायर एक आते ही हो, इन होता सर है। पॉलिनोमियल हो और दो इनपुट हो रही हो, पॉलिनोमियल हो तो दो आउटपुट हो सकते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल से वो कहते हैं ना, क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आप? तो सिर्फ ये कहो कि जिसके दो इनपुट हैं और दो आउटपुट हैं वो फंक्शन है R2 से R2। क्या है वो? R2 से R2। R2। मिसाल के तौर पर आप मुझे आप फंक्शन बता दें। एफ लिख रहा हूँ, जाहिर है दो इनपुट हैं तो एक्स वाई होगा। अब आउटपुट क्या होगा भाई इसका? कोई भी अपना कोई भी रिलेशन ले लें बिटवीन एक्स एंड वाई। आप ये ले लो ना यार, एक्स प्लस वाई। एक इनपुट ले, एक आउटपुट ले लो, दूसरा ले लो एक्स माइनस वाई। कॉमा लगा के दो आउटपुट देने जरूरी होंगे ना, इसलिए कि फंक्शन क्या है ये? क्या है? R2 से R2 टू R2। R2 R2 R2। दो इन होंगे, इन क्या हुआ? एक्स वाई। आउट क्या हुआ? एक एक्स प्लस वाई हुआ, दूसरा क्या हुआ? एक्स माइनस वाई। जी, क्या कहा आपने? अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रही? कैलकुलस नहीं पढ़ा? यकीन करें आपको ज्यादा समझ आएगी। अब मैं आपके हिसाब से बताता हूँ। फंक्शन क्या होता है? जस्ट अ रिलेशन के एक तरफ इनपुट होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? आउटपुट होता है ना। जैसे ये वाला फंक्शन है, इसमें अगर इन वन होगा तो आउट क्या होगा? ये फंक्शन है ना, वन इन हुआ तो आउट क्या होगा? ये आउट कहलाता है ना, ये जो राइट साइड है। 5 होगा, बिल्कुल सही है, राइट। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 10 कर दूं तो आउटपुट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ये फंक्शन है फ्रॉम 1 टू 1, यानी ये क्या हो गया? ये लिखा हुआ है ना R1 से R1। अच्छा, अब ये वाला जो फंक्शन है ना, कैलकुलेशन में बड़ा भूल जाए। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? दो नंबर इन हो रहा है ना। फर्स्ट कर ले, ये नंबर 5 है और ये नंबर 6 है। आउट क्या होगा? आउट भी दो नंबर होंगे। एक नंबर क्या होगा? नहीं नहीं, 11। दूसरा ये है ना, 5 प्लस 6 11 हुए ना। माइनस कहां से आ गया? नहीं, कॉमा है ये, मतलब ये दो नंबर आउट हैं तो ये -1 आ गया। तो 5 6 इन है और 11 -1 क्या है? आउट है। बस ये फंक्शन है फ्रॉम R2 टू R2। भूल जाए इन लोगों को, कैलकुलस वालों को ना। सिंपल। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे सर, अगर आपने कहा कि कैलकुलस ने पढ़ लिया तो अच्छा ही आपने बता दिया, तो भाई यहाँ पे ऐसे भी तो बैठे हैं कि जिन्होंने नहीं पढ़ा कैलकुलस, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। और अगर जिन्होंने कैलकुलस भी पढ़ा है ना, तो ये जो फंक्शन होगा ना वो क्या होगा? उसका स्पेशल केस होगा। क्या मतलब? वहां तो हम ये भी पढ़ते थे, देखें वहां पर तो हम ये भी लिखते थे, देखें एक्स स्क्वायर आ गया आउटपुट में, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आया है, वहां पे यहाँ पे भी स्क्वायर आ सकता था। लेकिन इस केस में थैंक्स गॉड कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इनपुट क्या होगा? वो तो वही होगा एक्स वाई।
लेकिन आउटपुट में क्या होगा, सिंपल लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब वही है कि ये वाले x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई टाइप, इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं होगा। यानी दिस इज ए सिंपल वर्जन जो आपने कैलकुलस में पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं, वो तो आसानी से समझ लेगा। R2 का मतलब वही होता है ना, टू इनपुट। R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये तो बहुत पुरानी कहानी नहीं होगी, R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ना है। देखिए आमतौर पर असल में जो फंक्शन है ना, वो हमारे यहाँ ऐसे बता दिया जाता है कि एक फार्मूले का नाम फंक्शन है। वो थोड़ा रॉन्ग वे ऑफ टीचिंग है। फंक्शन में सबसे पहले कहा जाता है एक डोमेन होना चाहिए, फिर कहा जाता है एक रेंज होना चाहिए, फिर कहा जाता है कि एक मैपिंग होनी चाहिए जो यहाँ के एक नंबर को कहाँ के डोमेन को कहाँ पे ले जाए, रेंज वाले नंबर पे। तो ये सारी चीजें जो ना होती है, तो उसको आमतौर पर इस तरह से लिखना चाहिए। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, एफ कोलन डाल के क्या लिखना चाहिए हमें, आर, फर्ज कर लें R2 से R3 है, पहले तो आप ये लिख दीजिए R2 से R3 फंक्शन आएगा, फिर आप ये लिखिए आगे जाके, ये मैं नीचे लिख रहा हूं। अब जरा मुझे बता दें कि ये पैरेंथेसिस में क्या लिखूं, जब मैंने ऊपर लिख दिया R2 x, y, क्या लिख दूं, ठीक है। और अब जब मैंने ये लिख दिया है कि R2 से R3, तो अब मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या आएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं तीन कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में, एक कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा, या एक लाइन में लिखोगे तो पहला कंपोनेंट कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा। तो मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं तो मुझे पहला कंपोनेंट अपनी पसंद का x प्लस वाई, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, x माइनस वाई, जो मर्जी कर लो यार। और तीसरा कंपोनेंट खाली x कर लो। तो ये तो फंक्शन है ना R2 से R2। तो कहने का मतलब है कि थैंक्स गॉड हमारे पास इसी किस्म के फंक्शन पढ़ेंगे हम, जिसमें कोई नॉन लीनियरिटी नहीं होगी, यानी ना एक्स स्क्वायर होगा, ना वाई क्यूब होगा, ना प्रोडक्ट होगा। ये दिस इज दिस। अच्छा, अब अगर आप उसका हेडिंग देखें तो आपको जरा समझ में आ जाएगी क्या लिखा हुआ है भाई हेडिंग में। ये पहले मैं पूरा क्लीन अप कर लिया, बहुत कुछ हो गया। देखिए ये लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ख्याल काफी इंट्रोडक्शन कर लिया, अब जरा बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, लिखता तो ये है इंट्रोडक्शन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पता है ना डेविड सीलर बड़ा बेचैन है, यानी जहां तक इसने पहुंचना होता है ना, जो पूरा डिस्कस है वो पहले लिख देता है, शुरू में कुछ और होता है। तो अक्सर लोग उसी में कंफ्यूज जाते हैं कि इसने ये लिखा है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फौरन क्या आ जाएगी, फौरन नीचे क्या आ जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। नहीं, फिलहाल क्या आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसका एक आइडिया होगा, एक मैट्रिक्स होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या हो गया भाई, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करें। ओके जी, चलें जी। ऑलराइट, देखिए अब आपको एक आइडिया हो गया। क्या आइडिया हो गया है कि फंक्शन हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप फिलहाल इसको भूल जाएंगे, ये लिखा हुआ है, सिर्फ क्या याद रखें, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फंक्शन ही का एक फैंसी नाम है। लीनियर अलजेब्रा में हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कैलकुलस में क्या कहते हैं उसको, फंक्शन कहते हैं। कहीं और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैप का वर्ड भी नजर आएगा। क्या नजर आएगा, मैप। ये कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, इनको जरा मैप बोलने की आदत है, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन यू से मैप, मैपिंग फ्रॉम दिस स्पेस टू दैट स्पेस। ठीक है, तो अब देखिए अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आप जरा गौर से देखिए। ये जो है ना, क्या लिखा हुआ है, एनदर वे टू व्यू ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखिए ये जो ए है ना, ये कहते हैं कि, I'm sorry यार, आपको अगर कोई माइंड करे तो कहते हैं ना, वो गरीब की जोरू सबकी भाभी, राइट। तो ये जो ए है ना, इसका यही हाल है। इस ए को लोगों ने डिफरेंट अंदाज देखा है। कोई लेके बैठ जाता है ए एक्स इजिकल टू बी, क्या मतलब होता है, ए बी गिवन है, बी बी गिवन है, वो क्या कर रहा होता है, सॉल्व कर रहा होता है सिस्टम। आगे जाके हमने क्या देखा कि ए जो है उसके क्या होते हैं, उसके कॉलम्स होते हैं। फिर हमने उनके बारे में क्या कहा, व्हेन दे विल बी डिपेंडेंट, व्हेन दे विल बी इंडिपेंडेंट, ये सब कहा ना। फिर उसके बाद आगे जाके हमने क्या कहा कि साहब बी को जीरो कर दिया। फिर हमने क्या कहा, ए का एक होमोजेनियस सिस्टम है। तो आपने देखा ए के कितने यूज हैं। अब एक यूज ये भी है, ये यूज पता क्या है, अब आप इसको इस तरह से लें, और से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, आप इस तरह से लें कि आपका एक्स इनपुट है, क्या है, इनपुट, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से। जो
रिजल्ट आ रहा है वो आउटपुट है, बी क्या है, आउटपुट है, एक्स क्या है, इनपुट है, और ए क्या है, फिक्स है। तो ये भी तो एक फंक्शन हो गया ना। व्हाट इज ए फंक्शन भाई? फंक्शन तो ये होता है ना, सम इनपुट सम आउटपुट, इनपुट आउटपुट में होता है, वो रूल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या है कि जो भी इन होगा ना एक्स, उसको ए से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब ये मिसाल ले लें आप, मैट्रिक्स ए इज एन ऑब्जेक्ट एक्टिंग ऑन एक्स बाई मल्टीप्लीकेशन टू प्रोड्यूस ए न्यू वेक्टर ए एक्स आर बी। तो अब अगर मैं दो इन है तो ये करने का आउट क्या फायदा होगा? क्या होता है? हाँ ये यार, ये पहले बताओ तुम कंप्यूटर साइंस के हो, कहाँ के हो? कंप्यूटर तुम्हारी तो खिंचाई करनी पड़ेगी यार। ये जो सारी मशीन लर्निंग है, ये जो सारा डेटा साइंस है, क्या समझे, इसमें क्या होता है, आपके पास एक इनपुट आता है, फिर आप उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे वो ना नेटफ्लिक्स की रिकमेंड सिस्टम होता है, वो आपको बताता है कि आपने ये मूवी देखनी है। उसमें उसके पास क्या होता है, आपका सारा डेटा होता है, पिछली हिस्ट्री होती है, वो सारा डेटा मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। फिर उसको क्या करता है, एनालिसिस करके आपको बताता है। तो ये जो खेल हो रहा है ना, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर, ये सारा का सारा कहाँ यूज होगा, मशीन लर्निंग। और कहाँ यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कहाँ यूज होगा, डेटा साइंस। तो भाई जो मशीन लर्निंग है ना, उसके लिए 3 कोर्स जरूरी होते हैं पढ़ना। एक लीनियर अलजेब्रा, दूसरा प्रोबेबिलिटी, और तीसरा जो है ना ऑप्टिमाइजेशन, जो कैलकुलस का एक एडवांस वर्जन है। आगे भाईजान ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो और से अब देखिए। राइट, यहाँ पर मैंने क्या बताया, ए फिक्स है, क्या है, 2 - 4 3 - 6 1 - 2। इसकी मदद से हम क्या बना रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन का इनपुट क्या है, एक्स। यहाँ पर एक्स की एक वैल्यू क्या है, 2 3, दूसरी वैल्यू क्या है एक्स की, 2 1। ये उसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया ना। मल्टीप्लाई कर लो ना, मल्टीप्लाई तो किया था ना आपने, ठीक है ना। 2 3 को उससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछूं, वही जो मैंने अभी पुराना काम किया था, ये कौन सा फंक्शन है, किस स्पेस से किस स्पेस की तरफ जा रहा है ये फंक्शन? नहीं एक मिनट, इसका तो मतलब है कि आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होती है। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स को? हाँ तो ये तो कर रहे हैं, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, ये तो कर रहे हैं। 2 2 द 4 एंड -12 कितने आ जाएंगे, 4 - 12 क्या आ जाएंगे, -8। ये वही काम कर रहे हैं। ओके जी, ऑलराइट। तो उसका मतलब ये होगा, आप जरा मुझे बता देंगे कि ये वाला जो है ना, ये जो रिलेशन है, हम इसको एक इस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास फंक्शन है। मैं फंक्शन नहीं लूंगा, वो कहते हैं ना कि अगर आप रोम में है तो रोमन बोले, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन को क्या कहा जाता है, टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टी। टी इज मैपिंग। तो मुझे बताओगे ये मैपिंग किस स्पेस से किस स्पेस पर है, ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। रेंज से डोमेन है, वेरी डोमेन से रेंज है, वेरी गुड। ये तो बिल्कुल जेनरिक बात हो गई, लेकिन आप यहाँ बताओ ना, डोमेन कौन सी स्पेस है, रेंज कौन सी है, अभी आर की टर्म्स में बताओ ना भाई। तो 1 से 0 पे, 1 से 0। ओ भाईजान क्या हो गया तुम लोगों को, सुबह सुबह लगता है नाश्ता नहीं किया। R2 से R3, यार ये क्या नजर आ रहा है, ये 2 नंबर इन हो रहे हैं ना, 2 3, ठीक है। एक मैकेनिज्म है, सही सही सही। मैकेनिक्स के बाद क्या मिल रहा है आपको, -8 3 -12 मिल रहा -4। है जी। अगर दूसरा मैं इनपुट ले लूंगा 2 1, तो मेरा आउटपुट क्या है, 0 0। तो ये समझ में आ गया, ये टी इज ए फंक्शन है फ्रॉम R2 टू R3। R2 से R3। और ये किससे बनाया गया है ये फंक्शन, देखें फंक्शन के साथ, जैसे आपने कहा ना, पहले क्या होता है, डोमेन, फिर क्या होता है, रेंज, उसके बाद एक फार्मूला होता है कि भाई आउटपुट और इनपुट कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे फार्मूला तो बहुत आसान है, आपको एक ए दी गई है, आप ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये जो कुछ भी मल्टीप्लाई होकर आएगा यही आपका क्या होगा, उस एक्स का आउटपुट होगा। तो यहाँ पर 2 3 का आउटपुट क्या है, -8 -12 -4, और 2 1 का आउटपुट क्या है, 0 0, ठीक है। अच्छा अब आप एक काम और करो, जरा मुझे इसका आउटपुट बता दो, 2 3 1 -4 -6 -2। आप उसको मुझे 4 4 का आउटपुट बताओ जल्दी से, 4 4 का आउटपुट बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ क्या बताया आपने, हाँ ठीक है,
ये तो यही वाला आ गया। ये असल में कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं जो आगे आएंगी उसको मैं आपको समझाऊंगा। प्रॉपर्टीज असल में ये होती हैं, किसकी प्रॉपर्टी होती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास दो वेक्टरों का इंडिविजुअल आउटपुट है, ये दो वेक्टरों का इंडिविजुअल आउटपुट है ना, कौन से दो हैं? 2 3 एंड 2 1। तो अगर आप इनको सम करेंगे ना, किसको? 2 3 और 2 1 को, जो हमने किया क्या है 4 4, तो इसका आउटपुट क्या होगा? उन दो ओरिजिनल आउटपुट का क्या होगा? सम होगा। क्या होगा? सम होगा। सही है, क्लियर हो ना? ये आगे पढ़ लेंगे ना, मैं तो सिर्फ आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आगे क्या आने वाला है। चले अब एक और काम करते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या करूं यार, A6 7 का बताओ क्या आएगा? ए को मैं लिख नहीं रहा, ए ये रही। चलो बताओ 6 7 की इमेज क्या आएगी? हैं? सिंप्लीफाई करके बताओ ना। 12 - 28 कितने आएंगे? 12 - 28 -16 आएंगे ना यार। ये मल्टीप्लीकेशन क्या भूल गए हो सब लोग? अब 6 7 को इससे करो, 6 3 18 एंड -42 कितना आएगा? -24 आएगा ना। और आखिरी वाला कंपोनेंट क्या आएगा? -8 आएगा। अब ये पता कैसे किया मैंने? आप, हाँ, यानी इसको और इसको मैं सम करूंगा तो ये किसकी इमेज आएगी? ये इसकी और इसकी इमेज आएगी ना, इसके सम की। वो आ गया ना 4 4। इसको आप एक और तरीके से भी देखो। मेरा ख्याल है शायद मैं ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ना करूँ। बहरहाल ये समझ में आ गई ना बात? क्या समझ में आ गई? कि यहाँ पर जो मैपिंग होगी वो हम एक मैट्रिक्स के जरिए से इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? मैट्रिक्स। इसीलिए उसने जो ऊपर लिखा था ना हेडिंग, क्या लिखी है? आप जरा पढ़ो, क्या लिखी है टॉप के ऊपर? हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स के जरिए से इंट्रोड्यूस की जाती है। किसके जरिए से इंट्रोड्यूस की जाती है? एक मैट्रिक्स के जरिए इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है जी, ऑलराइट। अच्छा जनाब, ओके। अच्छा, अब ये जो पिक्चर है ना, ये जरा देख लें। ये अक्सर वहां भी बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? कैलकुलस में। हम यहाँ भी बनाएंगे। ओके, कैलकुलस में जो फंक्शन होता था ना, वो आपको इस तरीके से बताया जाता था। किस तरीके से बताया जाता था? कि देयर इज ए सम इनपुट, देयर इज ए बॉक्स एंड देयर इज ए आउटपुट। बॉक्स में वही होता है, वो जो फार्मूला होता है ना, जो इनपुट और आउटपुट को रिलेट करता है। यहाँ पर भी वही फार्मूला है कि यहाँ पर एक चीज इन होगी जिसका नाम क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है, और फार्मूला पता क्या यहाँ पर है? कि ये ए और ये एक्स क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो वापिस जाएगा वो होगा बी। और ये बी असल में वही है, क्या है? ए एक्स। तो आपने देखा इस केस में तो और भी ज्यादा आसान है खेल। क्या आसान है? क्या आसान है? ठीक। सबसे मसला ये कि ए आपको गिवन होगा। ए क्या होगा? गिवन होगा। आपको एक एक्स इन होगा, ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो वो जो जो आउटपुट होगा वो बी से कहलाएगा। ये क्या है? मैपिंग है फ्रॉम। अच्छा, अब ये बता दो, आमतौर पे हम मैपिंग इस तरह से लिखते हैं ना, फ्रॉम आर टू आर। ये पहले आर की पावर क्या होगी और दूसरे आर की पावर क्या होगी? इसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? आप जरा सोचिए गौर से। नहीं, आप ऐसा करो, इसको रखो m बाई एन। फर्ज कर लें a जो है ना वो m बाई एन है। m बाई एन का मतलब क्या हुआ? m रोज और n कॉलम्स। इसका मतलब ये जो x मल्टीप्लाई होगा इसका क्या होना चाहिए ऑर्डर? एक वेक्टर है ना, तो कॉलम तो एक ही होगा ना। n इसलिए कि ये दोनों मैच करेंगे। तो जब ये वापस बाहर निकलेगा तो ये b बन चुका होगा। इस b का ऑर्डर क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। आप देखें ना, ये आपकी समझ में आ रही है ना, जब उल्टा खेल खेल रहे हैं। हमने कहा अगर a का ऑर्डर m बाई एन है तो जो x मल्टीप्लाई होगा उसमें n कंपोनेंट्स होंगे, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा उसमें m कंपोनेंट्स होंगे, राइट? तो अब मुझे बता दो ना, ये जो मैंने अभी तक यहाँ नहीं लिखा, कहाँ नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट हियर एंड व्हाट शुड आई राइट देयर? यार ये देखो, ये इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर n कंपोनेंट्स है ना, तो आपका x जो है वो Rn से लिया जाएगा ना। और जो बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है? ओके, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मशीन।
और बहुत आसान है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, a टाइम्स, क्या हो रही है भाईजान, a टाइम्स x in, ax is out। ओके चलें जी आगे। हेलो, नहीं सर, सर आप ये चीज़ एक दफ़ा फिर से समझा सकते हैं? सॉरी, मैं लॉस्ट हो गया था इसके अंदर ज़रा। कौन सी चीज? ये वाली स्लाइड। देखो मैं बता देता हूँ ना, देखें जब आपसे हमने कहा गया है कि साहब हमारा जो ज्यादा ज्यादा क्या मतलब 99% काम जो होगा ना मैट्रिक्स ए के जरिए से होगा, ठीक है, ये समझ आ गई बात। और जब मैट्रिक्स है तो आपको उसका क्या दिया जाएगा, ऑर्डर तो दिया जाएगा ना भाई। उसका क्या ऑर्डर हो गया, m बाई n। फिर हमने कहा कि हम इसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा वेक्टर आएगा। क्या आएगा, दूसरा वेक्टर आएगा, ax इज इक्वल टू b। अब आप मुझे बताओ ax क्या मल्टीप्लीकेशन ही हो रही ना भाई। तो जब आपने कहा कि a और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर अगर a का ऑर्डर m बाई n है तो x जो है ना n से शुरू होगा ना, वरना मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सके। ये तो समझ में आ गया पहला n। सही सही। अच्छा अब एंड रिजल्ट क्या है, आपको एक वेक्टर चाहिए ना, मैट्रिक्स नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है x जो है वो n बाई 1 होगा, बल्कि ये है ही x का मतलब क्या है n बाई 1, यानी इसमें n रोज होंगी, कॉलम क्या होगा, एक ही होगा। ये लिखा हुआ तो है, ये देखें 2 1, ये एग्जाम्पल है x की। इसमें n क्या है, 2/1। हाँ 2 बाई 1। अच्छा जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो मैच कर गया ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई 1। ये वही m है, ये वही b है, इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 1। ये हुआ क्यों, इसलिए कि ये जो हमारा a था इसका ऑर्डर था 3 बाई 2। तो ये 2 जो है वो x पे ट्रांसलेट कर जाता है और 3 जो है वो किस पे ट्रांसलेट कर जाता है, b पे ट्रांसलेट कर जाता है। अब क्लियर हो गया, जी ये चीज क्लियर हो गई। हम जी। जो मैंने अभी नया नया सर्किल बनाया है आर एन से आर एम की तरफ, ठीक है चलें आगे। ओके लेट्स मूव, ओके मूव करो भाई आगे की तरफ। ज्यादा ही आगे चले गए। ओके आ गया नंबर 2। ओके अच्छा ये जो नंबर 2 है ये बेसिकली मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, राइट। यही तो पढ़ा है ना पिछले स्लाइड्स में कि हम जो कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी। वहां पे हमने जरा उल्टा बताया था कि पहले हमने a को रखा था, फिर उसकी मदद से हमने कहा x जो है वो n बाई 1 होगा और b क्या होगा m बाई 1। यहाँ पे जरा सीधा साधा है। उसका कहना यह है कि अगर आप आर एन से आर एम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहली तो बात है अब ये भूल जाइए आपके ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्या कहें, थोड़ा सा अनलर्निंग करनी पड़ती है। क्या आप कर रहे हैं यहाँ पे, हम मैपिंग, बस मैपिंग क्या है, ये रीमैपिंग। क्या कर रही है टी, एक ऐसा रूल है जो क्या करता है, एक वेक्टर अगर हम आर एन से उठाऊं तो मुझे दूसरा वेक्टर दे देगा, क्या दे देगा, आर एम का। यानी बेसिकली ये कर रहा है एक्स, सॉरी टी एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स जो है वो कहाँ से आ रहा है, आर एम से, और बी कहाँ से आ रहा है, आर एम से, राइट। ठीक है अभी तक ये जो उसने ऊपर लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये वहां तक अभी पहुंचा नहीं है, पहुंचेगा। अभी सिर्फ क्या कर रहा है, जो कैलकुलस में कंसेप्ट है ना फंक्शन का वही कह रहे हैं। वहां पे एफ कहते थे, यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, टी कह रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे जो इन होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, और जो आउट होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, आर एन से, ठीक है, और बी किसको बिलोंग करेगा, आर एम से। और पिछले पेज में हम इसकी एक एग्जांपल दे चुके हैं। हमने टी एक्स का मतलब क्या है, दोबारा से बोलो, और रूल। पिछले पेज में रूल क्या था, जल्दी बताओ। टी एक्स का मतलब क्या है, अ रूल विच असाइन समथिंग टू एक्स, समथिंग टू एक्स। जो असाइन कर रहा है ना समथिंग टू एक्स, वो इमेज हो जाएगी, और जो आ रहा है वो क्या है, इनपुट है। तो पिछले पेज पे रूल क्या था भाई, ए एक्स क्या था, ए एक्स कह रहा हूँ सॉरी, टी एक्स क्या था, ए एक्स था ना। इतना यार क्यों इतना अच्छी चीज बोल रहे हो, जोर से बोलो
तो पिछले पेज में रूल ये था कि आपको जो ए दी गई है ना, आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो भाई, एक्स से। एक्स कहाँ रखो, राइट पे। जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा किसका, एक्स का। और वो ट्रांसफॉर्मेशन, असल में वो ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए आपने उसमें क्या यूज किया है, मैट्रिक्स। यहाँ जो बता रहा है ये जनरल कंसेप्ट है। क्या है, जनरल कंसेप्ट है कि टी इज नथिंग, इट इज ए मैपिंग फ्रॉम आर एन टू आर एन। और मैपिंग को अगर आप वाजे कर दें बाई मींस ऑफ ए, तो वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। अदरवाइज वो बस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो भी हो देखी जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें कुछ वही है, ये वही पुरानी कहानी है। ये जो हमारे पास चीजें आ रही हैं, ये जो चीजें आ रही हैं, यही डोमेन कहलाता है ना। मेरे ख्याल है इसको तो मैं क्लीन कर दूं। ये जो हमारे पास इन होता है मसला, उसी को तो हम डोमेन कहते हैं ना। तो यहाँ पे आप समझ गए कि ये जो आर एन ए क्या है, टी का डोमेन, और ये जो बाहर निकलती हैं चीजें वो क्या कहलाती हैं, कोडोमेन कहलाती हैं, ठीक है जी। ओके, अच्छा टी एक्स क्या होगा, ये एक्स की क्या होगी, इमेज होगी, ठीक है। और ये निकलेगा कैसे टी एक्स, वही रूल के हिसाब से। अगर मैट्रिक्स है तो टी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, ए एक्स के। वरना अगर ये मैट्रिक्स नहीं है, कोई और मैपिंग है, तो उसका रूल बताया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट। और जो सारी इमेजेस बनकर वो क्या कहलाती है, रेंज ऑफ टी। तो ये मैं पुरानी कहानी है, दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि रेंज में और कोडोमेन में क्या फर्क होता है। खामोश बैठे हुए, आज नाश्ता नहीं किया क्या? क्या फर्क होता है कोडोमेन में और रेंज में? रेंज इमेज होती है, रेंज होती है, डोमेन कोडोमेन होता है। और भाई देखो, जब कोडोमेन लिखते हो ना, तो हम ज्यादा केयरफुल नहीं होते। हम कहते हैं यार हमें पता है, अगर ए जो है वो 3/4 है और मैं इसको 4/1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 कंपोनेंट्स आएंगे ना। तो आप उस टाइम कह देते हो कि कोडोमेन क्या है, R3 है। लेकिन फिर जब गौर से देखते हैं, आप कहते हैं यार ये R3 तो है, लेकिन इसमें नेगेटिव कंपोनेंट तो कभी भी नहीं आ रहा। सारे कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो फिर आप उसको क्या कहोगे, यार ठीक है कोडोमेन R3 है, लेकिन रेंज क्या है, R3 का प्लस पार्ट। क्या है, R3 का प्लस पार्ट। मैं आपको वहां ले जाता हूँ, पुराने जमाने में आप ये लिखते थे ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा उल्टा हो गया। ये भी सही है, तो भाई सीधे हो जाओ, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, हम पुराने जमाने में ये लिखते थे ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन क्या था, ये जल्दी बोलो, फंक्शन क्या था। एक रियल नंबर इन होगा ना, एक रियल नंबर क्या होगा, आउट होगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे आप ये बताओ कि क्या कभी नेगेटिव नंबर आउट होगा इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डोमेन, कोडोमेन तो आ रही है, कोडोमेन क्या आ रही है, कोडोमेन तो आ रहा है, लेकिन इसका रेंज क्या है। और यार उसकी भी एक नोटेशन है, पहले तो अपना नोटेशन सही करो। आर प्लस का मतलब यही होता है, आर प्लस का मतलब यही होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर। ये सिंपल जो है ना, वो जो सेट थ्योरी है छोटी सी, वो कहीं पढ़ी होगी यार, रिवाइज कर लें। अब आर क्या है, आर प्लस क्या है, आर माइनस क्या है, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। ओके गुड, चलें, ये हो गया नंबर 2। जरा स्लाइड नंबर 3 पे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, थोड़ा सा नीचे का। ओके, अगेन अभी जो मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर साइंस में मैंने उसको मिसाल दी थी क्या, कि मशीन लर्निंग। लेकिन मशीन लर्निंग तो अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन की फील्ड है ना, बहुत मैच्योर फील्ड एक है जिसको हम कहते हैं ग्राफिक्स। क्या कहते हैं, ग्राफिक्स। ये भी कंप्यूटर साइंस में। तो उसमें तो यही होता है ना, आपके पास वो है ना, वो फार्मूला 1 रेस नहीं चलती, वो बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, जाते जाते छोटी छोटी हो जाती, फिर फिनिश। तो ये सब क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है भाई। क्या हो रही है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब देखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। ये इस पेज पे ज्यादा क्लियर नहीं होगा, अगले पे क्लियर होगा। ये पेज अगले पेज का प्री रिक्विजिट है। हम इसको किस तरह से देख रहे हैं, हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स दी गई है ए, ठीक है। हम इसको पता क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं इस ए को
इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं x, जो कि ये है, क्या है x हमारा, जल्दी बोलो, 1 2 0 0 1 1, क्या फरमाया, 2 1 है ना, तो जरा मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, 2 5 एंड 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अब इसको जरा इस तरह से समझें, आपको होता है ना कि एक होती है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, आप उसका 2 डायमेंशनल व्यू देख रहे होते हैं, ये उलट है, 2 डायमेंशन व्यू आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसमें, 3 डायमेंशन में, किसकी मदद से कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स की मदद से कर रहे हैं। तो आप ये देख लिया कि ये वाला पॉइंट जो क्या था 2 1, ये क्या था 2 1, ये इस मैपिंग के जरिए से, किस मैपिंग के जरिए से, tx इज इक्वल टू ax, ये कहां चला गया है, इधर चला गया है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 5 1, ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसी थी, एवरी ऑब्जेक्ट इन R2 इज मैप टू अ वेक्टर इन R3, ठीक है। अब ये कुछ और हो जाएगा, रहेगा तो R2 में ना, 2 1 की जगह कुछ और आ जाएगा, फर्ज कर लें 2 1 की जगह आ गया, क्या करूं यार, 4 1 आ गया, तो ये कहीं और मैप कर जाएगा, लेकिन ये भी कहाँ जाएगा, R3 में ही जाएगा ना, ठीक है। तो दिस इज जस्ट ए मैपिंग। क्या कौन चीज मैपिंग डिफाइन कर रही है, ए डिफाइन कर रहा है, ए मैट्रिक्स ए इज सेइंग, अब जरा ए के ऑर्डर से ही देखें, ए के ऑर्डर से ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, कितनी रोज हैं, 3, कितने कॉलम्स हैं, 2। इसका मतलब वही हुआ कि कोई चीज अगर आप पिक करेंगे ना, कहां से पिक करेंगे, R2 से, और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो क्या आ जाएगा, आपको एक ऑब्जेक्ट आएगा, किस में आ जाएगा, R3 में। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई, यही तो होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग इन समथिंग आउट। यहाँ पर इन क्या है, 2 कंपोनेंट वाला वेक्टर, आउटपुट क्या है, 3, कैसे आया, रूल क्या है कि वो जो 2 वाला इन था ना, फॉर एग्जांपल ये ले लें 2 1, किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 0 2 1 0 1 से, एंड में क्या मिला आपको, 2 3 एंड 1, ठीक है। तो ये रूल है बस, ठीक है। अब रूल के पीछे क्या लॉजिक है वो डिपेंड करता है फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। अब ये लॉजिक आपको अगले पेज पे नजर आएगी, ये जो हमने ए डिफाइन कर लिया है ना, कैसे होता है, इस केस में तो प्योर मैथमेटिक्स है, लेकिन अगले स्लाइड पे कुछ फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, कुछ ग्राफिक्स भी इन्वॉल्व है, ओके। नंबर 4, ओके जनाब जी, बल्कि वो मेरे ख्याल वो एग्जाम्पल जरा आगे जाकर है काफी, फिलहाल अभी ये आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा रहा है। क्या करा रहा है भाई, प्रैक्टिस करा रहा है, ओके। तो सबसे पहले जरा क्लियर हो जाए ना क्या हो रहा है, व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ ए, जल्दी बताओ बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 2/3 बोलो ना यार, देखें एक ऑर्डर डिसिप्लिन कहाँ चला गया तुम लोगों का। ऑर्डर का मतलब होता है पहले रोज बोलते हैं, रोज कितनी है, 2, फिर क्या बोलते हैं, कॉलम्स 3। अब ये किस बात की निशानी है कि ये कौन सी स्पेस से किस स्पेस में ले जाएगा, 2/3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक 2/3 है ना, 3 डायमेंशन वाला एक 2 से वेक्टर 3, आएगा, 2 से 3, 3 डायमेंशन R2। वाला वेक्टर आएगा, जब वो इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमें कहाँ ले जाएगा, वो 2 में। यानी बेसिकली ये जो ए है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रही है, R3 से कहां पर ले जा रही है, हमें R2 में ले जा रही है। अब आप गौर करो, मैट्रिक्स एक है और वेक्टर इसने 3 दिए हैं, तो आप सिर्फ ये बताओ इन 3 में से कौन सा वेक्टर डोमेन का हिस्सा है और कौन सा वेक्टर को डोमेन का हिस्सा है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। एक ए दिया गया है, 3 वेक्टर, कौन सा वेक्टर जो है डोमेन का पार्ट है और कौन सा जो है वो को डोमेन या रेंज का पार्ट होगा, हैं? बिल्कुल डोमेन होगा, इसलिए कि ये यू है ना, ये 3/1 है, तो ये जब ए से मल्टीप्लाई होगा ना तो एक आउटपुट मिलेगा। अब हमें नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन बहरहाल 2 3 1 क्या है, डोमेन का पार्ट है। और ये जो 2 - 10 है 3 0,
हमें नहीं पता कि ये हैं या नहीं, ये कैंडिडेट्स हैं, इसमें जरा केयरफुल रहिएगा। देखें, इसमें केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है कि a टाइम्स u हमेशा डिफाइन होगा। a टाइम्स u क्या होगा? हमेशा डिफाइन होगा। तो हम ये तो कह सकते हैं 2 3 1 क्या है? डोमेन का पार्ट है। लेकिन हमें ये कहने से पहले सोचना पड़ेगा कि ये b एंड c जो है वो क्या है? क्या है? रेंज का पार्ट है। क्यों सोचना पड़ेगा? इसलिए कि आप ये सवाल कर रहे हैं ax इज इक्वल टू b। देखें, पिछले केस में तो आप au को कैलकुलेट कर रहे थे ना, लेकिन यहां पर आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है कि ax इज इक्वल टू b, वो वाला b? अगर ऐसा x एग्जिस्ट करेगा तो यस, वो b किसका पार्ट हो जाएगा? कोडोमेन का। फिर हम आगे जाके सवाल करेंगे, क्या ऐसा x है जो कि c के बराबर हो जाए? तो अगर ऐसा x एग्जिस्ट करेगा तो फिर c भी क्या हो जाएगा? कोडोमेन या रेंज का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं पता। यानी इसमें तीन चीजें थी। एक डेफिनेट था, क्या डेफिनेट था? कि 2 3 1 इज ए पार्ट ऑफ डोमेन। ये जो 2 - 10 है, 3 0 क्या है? ये है कैंडिडेट्स बीइंग इन द कोडोमेन। है या नहीं, ये आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं। ये इसी का सवाल पूछ रहा है भाई, ये देखें, गौर से देखें, ये इसी का है ना। फाइंड एन एक्स इन आर क्यूब हुज इमेज अंडर टी इज बी। लेकिन इसको ये भी लिखना चाहिए था ब्रैकेट में। क्या लिखना चाहिए था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली करेक्ट नहीं है। क्या लिखना चाहिए था ब्रैकेट? ये लिखना चाहिए था इफ पॉसिबल। क्या लिखना चाहिए था? इफ पॉसिबल। आप समझ रहे हो ना? यहाँ पे उल्टा है, आप जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे उल्टा है। सीधा क्या था? सीधा ये था कि ये आपके पास a है, ये आपके पास u है। आपके पास a u जो है वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि आपको a दिया गया है, b दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा x है। यानी दूसरे लफ्जों में ये तो वही बात चली गई ना यार, ax इज इक्वल टू b। अगर b दिया जाए, a दिया है, तो आप सिस्टम को क्या कर रहे हो? सॉल्व करोगे ना। तो जरूरी थोड़ी ये सिस्टम का सोल्यूशन आ जाए है? नहीं नहीं, एक मिनट, मैं दोबारा बताता हूँ। आप अगर गौर करें, आप एक जरा गौर करें कि इस सारी कहानी में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या इस सारी कहानी में इस यू का कहीं जिक्र आ रहा है? कहाँ आ रहा है? नहीं, आप मुझे बताएं आगे कहाँ आ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे बताएं। ये पूरा पढ़ लेना शुरू से नीचे तक, कहीं यू का जिक्र है? देख लें, फिर भी देख लें, 2 मिनट लगा लें। नहीं है ना? इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि उसने सिर्फ बता दिया है कि भाई एक ऐसा यू है जो किसका पार्ट होगा? डोमेन को। आपकी मर्जी है, उसका रेंज निकाल लें, उसकी इमेज निकाल लें, नहीं निकालने छोड़ दें। तो ये पार्ट आसान होता है। असल चीज अगले दो पे जोर दे रहा है। किस पे? एक ऐसा यू है, ये बी है, क्या है? 2 - 10, क्या इसके करस्पॉन्डिंग एक्स मिल सकता है? दूसरा क्या है? 3 0, क्या इसके करस्पॉन्डिंग एक्स मिल सकता है? और तीसरा ये है कि अगर मिल सकता है तो 1 है या मोर देन 1 है। आप समझ रहे हो ना? जो इंटरेस्टिंग चीज है वो बता रहे हैं। हाँ जी। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी यहीं पे रुक जाओ ना। अभी इस पार्ट का जवाब दे रहे हैं ना, ए का। मैं खाली यहाँ रुक जाओ, फिर आगे चल के करेंगे। अभी सिर्फ हमने क्या करना है? सिर्फ ये करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी को सॉल्व करना है। कर लें जी? ये नीचे यही हो रहा है। ये देखें, ए लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है आपका? बी लिखा हुआ है। ठीक है, यही हो रहा है ना? अब इसका क्या करें? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सॉल्व करना है ना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। हियर वी गो। ये रीजन ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, अब बताओ भाई, क्या कंक्लूजन निकाला आपने? ये तो एक ही मतलब है, ऑपरेशन के बाद एक उलून बन गई ना। तो अब मुझे इसका सोल्यूशन बताओ जरा। सोल्यूशन कैसे लिखोगे? हाँ यार, जब ये कोलोन फॉर्म आ जाए भाई यार, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए वो वैसा क्विज विज करो यार। ये जो है ना असाइनमेंट तो नकल वकल मार के कर करा लेते हैं, कुछ पढ़ा नहीं रहो यार। क्या हो गया तुमको? इस सिस्टम का सोल्यूशन नहीं बता सकते हैं? एनी सॉल्यूशन हाँ? ओ भाई, तो पहले आप लिखो ना कि ये जो पहली लाइन है सर, इसकी
इक्वेशन ये है, बोलो तो सही, बोलो x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 2। फिर ये बोलो कि x2 और x3 क्या है, फ्री। सब बोलो ना क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक है, फ्री हो गया, राइट। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे जरा जल्दी बताओ। आपके पास 2 3 क्या है, फ्री है ना, तो फ्री तो ऐसे ही लिख देते हो ना, फ्री तो फ्री होता है, लिख दिया। अब x1 की जगह क्या लिखोगे जल्दी बताओ, x1 की जगह क्या लिखोगे, 2 माइनस 2x1 माइनस 3x3 बस, और x2 x3 फ्री है जी। हाँ ठीक है, ये प्लस होगा, वो वाला माइनस होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, x2 x3 फ्री। अब देखें सवाल क्या लिखा हुआ है 2x2 होगा जी। हाँ पहला मेरे ख्याल 2 आप कह प्लस रहे हो, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही है, सही है। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2x2 माइनस 3x3, थैंक यू। अच्छा अब मुझे बताओ ऊपर क्या लिखा, फाइंड एन x whose इमेज अंडर t इज b। तो एन x की बात कर रहे हैं ना, तो आप बस बता दो कि मेरा x जो है, अपनी जो पसंदीदा वैल्यूज है ना फ्री वेरिएबल्स को, मैं तो सबसे ज्यादा 0 0 कर दूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगी। मैंने 2 को भी 3 0 कर दिया, 3 को, तो मैंने कहा भाई 2 0 0 वो वेक्टर है जिसको a मैप करके कहाँ ले जाता है, 2 माइनस 10 पे। इसमें आप मजे की बात है कंफर्म भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो, जब आप मल्टीप्लाई करो तो इसका ट्वाइस आ जाएगा ना, जो क्या आ गया जी। 0 माइनस 1 और 0, एक मिनट मेरे बताओ बच्चा, ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश थोड़ी सी, क्या लिखा हुआ है, nx का मतलब क्या होता है, कोई सा भी, तो मैंने 0 0 ले लिया, आप भी सही कह रहे हो, ठीक है। ये कुछ और ले लेंगे फ्री वेरिएबल, तो इसको असल में आप बी से रिलेट करें, अब बी से रिलेट करो, बी पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है बी पार्ट। हाँ, तो क्या जवाब दोगे, यस, इसलिए कि एक्स की डिस्क्रिप्शन में क्या आ गए हैं, फ्री वेरिएबल्स आ गए ना, ठीक है। अच्छा हो गया क्लियर, ए भी क्लियर हो गया और बी भी क्लियर हो गया। ये असल में वो पॉजिटिव साइड था, कौन सा पॉजिटिव साइड था, देखें कहानी तो वहां से शुरू हुई थी ना, उसने ए दिया था और 3 वेक्टर दिए गए थे, लेकिन यू आप समझ गए, यू तो उसने सिर्फ वैसे ही आपको बहलाने के लिए दिया था, यार आप मल्टीप्लाई करके देख लेना उसकी इमेज आ जाएगी, वो इररेलेवेंट। असल चीज क्या थी आपके पास, बी और क्या था आपके पास, सी था। तो बी के बारे में आपने देख लिया क्या, कि बी एक ऐसा वेक्टर है जो इमेज के अंदर है, लेकिन उसके जो रेंज है एक से ज्यादा है। ये सारे के सारे जो है ना, ये जो सारा के सारे ये नुस्खा लिखा हुआ है, ये सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं, ये सारे वेक्टर जो है कहाँ चले जाएंगे, ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे बी पे चले जाएंगे, राइट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसकी जगह जो है ना 2 माइनस 10 की जगह हम वो नहीं रख रहे, क्या नहीं रख रहे हैं, बी नहीं रख रहे, अब क्या रख रहे हैं, हम सी रख रहे हैं। चलें तो मैं इसको क्लियर कर दूं अब, चलें जी दूसरा पार्ट, मेरा ख्याल अगले पेज पर है। ओ माय गॉड, हमने कौन सा पढ़ना था यार, 5वां पढ़ना था ना, ओके ये आ गया जी 5। ये ऊपर तो वही है जो मैंने पिछले पेज पे कर दिया, ठीक है, तो वही है ना, फ्री x1 इज इक्वल टू दिस, और फिर हमने यहाँ पर मैंने कौन सी वैल्यूज ली थी, 0 0 ली थी ना, तो मेरा आंसर क्या आया था जरा देख के बताओ, 2 0 0। आप अपनी पसंद के कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसका जवाब भी आ गया बी का, फ्री वेरिएबल्स तो मोर देन 1, ठीक है। अब मैं ये सी पार्ट करता हूँ, ठीक है जी, कौन सा पार्ट करता हूँ, सी। मैं ख्याल थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ओके। आपको याद होगा ना कि ये हमारा सी था, नहीं सॉरी ये हमारा जो था, नहीं नहीं ऑल नो सॉरी सॉरी, हमने जो है ना ये ए था हमारा, ये वाला ए है, ठीक है, और ये असल में सी जो है वो राइट हैंड साइड है, ठीक है। सी की जगह क्या लिखा हुआ है, बी लिखा, आर्गुमेंटेड मेडिसिन ऐसे ही बनती है ना, ए एंड राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, हमने सोचना है कि क्या ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि ए एक्स बराबर इसके आ जाए सी के, ठीक है। आपने ये लिखा, एक ही ऑपरेशन के बाद यहां आ गए, क्या मतलब है इसका, हाँ बोलो यार जोर से बोलो भाई, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट राइट,
इसका मतलब है कि ऐसा दुनिया में कोई एक्स नहीं है जो ए से मैप करके सी बन जाए। तो ऑब्वियस है ना, देखें अगर आपके पास एक मशीन है, एक चीज इधर से इन हो रही है, एक चीज क्या हो रही है, आउट हो रही है, तो आप यहां से जो भी इन करेंगे आउट तो हमेशा होगा ना। लेकिन अगर आप आउट को फिक्स करके पूछेंगे भाई क्या इसके करस्पॉन्डिंग इन होगा, तो कभी होगा कभी नहीं होगा, और कभी होगा तो एक से ज्यादा भी होगा। तो वो जो पिछला एग्जाम्पल था ना बी, उसमें यही था कि एक से ज्यादा एक्स जो थे ना एक खास आउटपुट दे रहे थे बस बी। यहाँ पर जो आउटपुट है ना कौन सा 30, ये किसी भी इनपुट से नहीं मिलेगा आपको, किसी भी इनपुट से नहीं मिलेगा। ओके राइट, चलिए साहब। अच्छा ये वो एग्जांपल है जो मैं बता रहा था कि ये ग्राफिक से ताल्लुक है इसका, राइट। ओके जी बोलो। ये वही तो है ना, अच्छा हाँ ठीक है, एक मिनट में दिखा देगा, आप वहां से पढ़ लो ना, ऊपर से क्या लिखा, डिटरमिन इफ सी इज इन द रेंज, तो यही वर्ड नीचे लिख दो, नॉट इन द रेंज। अजय बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सी इज पार्ट ऑफ कोडोमेन, तो वो सही स्टेटमेंट है। ये उसी को क्लैरिफाई कर रहा है जो मैं कहता हूं द माइनर डिफरेंस ऑफ कोडोमेन एंड रेंज। कोडोमेन तो ये होता है ना कि आपने कहा कि अगर कोई 3 नंबरों वाला इन होगा तो आउटपुट क्या होगा, 2 नंबरों वाली चीज होगी, और वो 2 नंबर क्या हो गए, कोडोमेन होगा। लेकिन यहाँ पे एक खास वो आ गया है ना, खास 2 नंबर आ गए जिसका इन नहीं है। इसका मतलब है ये जो है सी रेंज का पार्ट नहीं है, मगर ये किसका पार्ट है, कोडोमेन का पार्ट है। जस्ट देखा, ये अच्छा सवाल था, इसमें रेंज और कोडोमेन क्लियर हो गया। अच्छा जी अब देखें, ये आप जरा गौर से देखेंगे ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये देखें, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है मेनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स, सही है। ये आपके पास ए है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, जैसे ये 2 by 2, तो उसमें जो डोमेन है वो भी R2 ही होगा, और रेंज भी क्या होगा, R2 होगा, और कोडोमेन भी क्या होगा, R2 होगा, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा जनाब, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं बताता हूँ कॉन्ट्रैक्शन क्या है। फर्ज कर लें आपके पास एक एयरप्लेन है, ये नजर आ रहा है। अब एयरप्लेन जो है वो, मतलब अगर आप इसको ड्रॉ करें तो आप कहेंगे यार मेरे लिए सिर्फ ये वाले पॉइंट्स अगर मुझे पता हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरा प्लेन क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ, सही है। तो आपने एक पॉइंट उठाया जिसके कोऑर्डिनेट हैं 8, 6, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है 8, 6, ठीक है, ये रहा 8, 6। आपने इसको 8, 6 से मल्टीप्लाई किया, तो याद आप जरा गौर कर, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है। हाँ, पहला कंपोनेंट भी हाफ हो जाएगा, दूसरा भी हाफ हो जाएगा, तो जो 8, 6 है वो जाकर कहाँ बैठ जाएगा, 4, 3 पे, यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4, 3 है, सही है, 4, 3 चला गया। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ चला जाएगा। तो आपने देखा क्या हुआ कि ये जो बड़ा सा जहाज था ये किसमें चेंज हो गया, एक छोटे जहाज में चेंज हो गया, सही है, बिगर प्लेन। अच्छा नहीं, ये वो बिगर वाली नहीं, सॉरी, ये वही है, हम सॉरी दोबारा से, वही मैं सोच रहा था कि स्केल तो सेम ही है। ये इसने वही काम किया है कि ये जो प्लेन था ना, इसके सिर्फ उसने क्या लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, बस क्या लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, वो ये वाले हैं, ये वाला पॉइंट्स, ये वाला, और नीचे मेरा ख्याल है उसने इसकी नई शक्ल दी है कि जब ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये जब आधे आधे हो जाएंगे तो फिर हम उन पॉइंट से दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे किसको, प्लेन को। ओके, सो ये नीचे है, ये देखिए नीचे, ये पिक्चर अब ज्यादा सही है। क्लियर हो गया जनाब। सबसे पहले हमने क्या किया, जरा दोबारा से सुने। हमने ये जो ऊपर का जो है ना, जिसको मैं हमेशा पता नहीं क्या कहता हूँ, ये क्या कहलाएगा यार, साउथ वेस्ट कहलाएगा ना, ईस्ट कहलाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, राइट। ये नॉर्थ ईस्ट है, राइट, और ये क्या है, ये वाला बताओ ना जल्दी यार, साउथ वेस्ट है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप शुरू करेंगे यहां से कहानी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, मैप करोगे। कैसे मैप करोगे, ए टाइम्स एक्स, एक्स ये सारे हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये जनाब आपको कहाँ ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो कहानी कहाँ से शुरू होगी, ये स्टेप ए है, ये स्टेप कौन सा है, बी, फिर क्या है, सी,
और फिर क्या है आपका डी। तो लीजिए मुबारक हो साहब, आपका प्लेन जो आपको बड़ा नजर आ रहा था ना, जब आपसे दूर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, और दूर निकल जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। तो अगर आप इसी मैपिंग को बार बार अप्लाई करें, ठीक है ना, आपने क्या किया जरा गौर से सुनिएगा, आपने ये सारे एक्स जो है ना इससे मल्टीप्लाई किए हैं ना, 0.5 0 0.5, आप यही काम दोबारा कर लें इसके ऊपर, और छोटा हो जाएगा, फिर यही कर लें, तो आप छोटा करते रहें, डिस्प्ले करते रहें, तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे एक प्लेन जो है ना आपके सामने से गुजर गया और थोड़ी देर में डॉट बन गया, खत्म हो गया। तो ये ग्राफिक के अंदर भी लीनियर अलजेब्रा है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्पेशल केस था, क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन, क्या कहते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन है। स्केलिंग, देखें मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आमतौर पे जो स्केलिंग होती है ना, उसमें जहन में ये आता है कि आपने चीजों को बड़ा कर दिया है, यहाँ पे बड़ा नहीं किया, छोटा किया है, हाफ किया है। तो कॉन्ट्रैक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ स्केलिंग वेयर स्केलर इज लेस देन 1। सही है, कॉन्ट्रैक्शन भी स्केलर का ही एक स्पेशल फॉर्म है। ओके, अच्छा जी, चलें जी, ये हो गया। ये कौन सा पेज था यार, 6 था ना ये हमारे पास, मेरे हिसाब से 6 था, आपका डिफरेंट हो सकता है। ओके, अच्छा जनाब, अभी तक इसने सही तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन नहीं दी है, पहुंचेगा बस, अभी ऐसे ही घुमा रहा है, कभी मैट्रिक्स पे चला जाता है, कभी कहीं और चला जाता है, अभी भी नहीं आया है, लेकिन बार बार ये हेडिंग वही दे रहा है, लीनियर। ठीक है, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये कहते हैं कि साहब कभी ना कभी तो सही किस्म की डेफिनेशन आएगी ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चले, अब ये कह रहा है कि ये वाला जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है ना, टी एक्स इजिकल टू ए एक्स, ठीक है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को तो हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं ना। देखें ये जो टी है, फिर दोबारा से देखें, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये जो लेफ्ट वाला टी है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा? यस, एनी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एनी टाइप ऑफ फंक्शन। एक्स इन होगा, हम बता देंगे इसके क्या 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 सलूक करना है, ठीक है। लेकिन जब टी एक्स बराबर ए एक्स हो जाए, तो अब इसने टी को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। क्या रूल बन गया कि भाई एक मैट्रिक्स ए होगी, वो फिक्स होगी थ्रू आउट द एनालिसिस, उसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। समझ में आ गया ना, टी इज ए जनरल कंसेप्ट, ए इज ए स्पेसिफिक कंसेप्ट। चलें, अब ये उसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टी एक्स इजिकल टू ए एक्स वाली ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ओके जी, तो कह रहा है ये कि अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो मुझे ये बताओ, देखिए इसकी जरा मैं पिक्चर आपको बताऊंगा ताकि आपको जरा मजा आए क्या होगा। आपके पास एक स्पेस है जो क्या है, डोमेन है, ठीक है जी, डी हो गया। चले को डोमेन में जो है ना वो रेंज में ज्यादा सोचना पड़ता है, रेंज को छोड़ो और को डोमेन की बात करो। एक डोमेन है, दूसरा क्या है, को डोमेन है, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो हमारा ए है, इसका ऑर्डर है m बाई n, ठीक है। तो डी किसके बराबर होगा, सीधा सीधा आर एन बोलो यार, ठीक है। और सी क्या होगा, आर एम होगा, ठीक है। एक एन कंपोनेंट वाली चीज आएगी, वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मिलेगा वो हमें एम कंपोनेंट वाली चीज मिलेगा, ठीक है, एम कंपोनेंट वाली चीज। ओके, आपने यहां पर एक यू इमेजिन किया और एक वी इमेजिन किया, कर लिया इमेजिन, साथ साथ चलिएगा। फिर आपने इन दोनों को सम कर लिया, भाई दो वेक्टर अगर हैं आर एन में तो सम हो सकते हैं ना। फिर आपने इसको एक सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी इज ए स्केलर, ठीक है, ओके। इसकी इमेज ली आपने, ठीक है, तो वो इमेज क्या आएगी, आप उसको टी यू पसंद फरमाएंगे या ए यू कहना पसंद फरमाएंगे, दोनों कह सकते हो, राइट। अगर आप टी की बात कर रहे हो तो ये टी यू हो जाएगी, अगर ए की बात कर रहे हो तो ये ए यू हो जाएगी। चूंकि उसने कह ही दिया कि टी जो ए यू के बराबर, तो ये इमेज क्या हो जाएगी, ए यू हो जाएगी, सही है। वी की इमेज क्या होगी,
ए भी होगी, सही है। और इसकी इमेज क्या होगी, ए टाइम्स यू प्लस बी होगी, ठीक है। ओके, अच्छा इसकी इमेज क्या होगी, ए टाइम्स सी यू होगी, सही है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये ए यू लिखा हुआ है ना, इसको भी तो मैं सी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सी टाइम्स ए यू, ये इधर ही का एक वेक्टर आएगा ना। अच्छा ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ना आपके पास, ए यू और ए वी, इन दोनों का सम भी तो यही होगा, ए यू प्लस ए वी। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको, और इन दोनों में थोड़ी पिक्चर जरा बहुत ज्यादा कम होगी, मैं दोबारा से ड्रॉ करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, जरा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, वो गोला सा दोबारा से करता हूँ, बहुत जरूरी है इस पिक्चर बनाना दोबारा से, ये जरा बड़ी सी बनाते हैं जी। कहां से कहानी शुरू की थी, इसको क्या कहा था मैंने, डोमेन, ये किसके बराबर था, आर एन, और को डोमेन किसके बराबर था भाईजान, आर एम। यहां पर हमने एक यू लिया, हमने एक वी लिया, हमने यू प्लस वी लिया, और हमने क्या लिया, सी यू लिया, ठीक है। यू की इमेज क्या होगी, ए यू हो गई ना, चलें जल्दी जल्दी बताओ, वी की इमेज क्या होगी, ए वी होगी, ठीक है। अच्छा यू प्लस वी की इमेज क्या होगी, और इसकी इमेज क्या होगी, अच्छा अभी तक मैंने कोई मतलब है कोई जहानत नहीं इस्तेमाल करी, लिबोरियस काम कर रहा हूं। दोबारा गौर से सुना, लेफ्ट पे 4 वेक्टर्स थे, राइट पे भी क्या चले गए, 4 वेक्टर की इमेज आ गई, कुछ नहीं किया ना, अब कुछ करेंगे। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों का सम अगर मैं करूं तो वो भी तो यही मौजूद होगा, ए यू, एक मिनट, ए यू प्लस ए वी, ठीक है, यही होगा ना। अच्छा और ये जो ए यू है, इसको अगर मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कहीं यहां मौजूद होगा। और से सुनिएगा, लेफ्ट पे 4 वेक्टर थे, राइट पे 4 की इमेज आ गई, लेकिन जब मैं राइट पे आ गया तो जो 4 वेक्टर हैं उसके साथ में जो ऑपरेशन करूं मुझे कौन रोक सकता है। एक ऑपरेशन मैंने क्या किया, 2 वेक्टरों का सम कर लिया, दूसरा क्या किया, एक वेक्टर को सी से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मेरा सवाल यह है, क्या ये दोनों आपको बराबर नजर नहीं आ रहे हैं, और क्या ये दोनों बराबर नजर नहीं आ रहे हैं, ये बराबर हैं, इसलिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो इसको ओबे करती है। असल में अब ये यहीं चला गया था, ए यू प्लस यू किसके बराबर होगा, ए ऑफ यू प्लस ए ऑफ वी। ये सिर्फ और सिर्फ जब होगा जब मैट्रिक्स ए के जरिए से ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन एक जनरल होती तो ये कभी भी नहीं लिख सकते थे आप, ठीक है। और ये ए यू किसके बराबर है, टी यू, और वो किसके बराबर है, टी वी। तो ये जो मैंने सर्किल बनाया ना, ये अब आपकी समझ में आ गया होगा। इसको असल में पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये जो आपका है ना सम ऑपरेटर, ये बेसिकली क्या हो गया है, ये कम्यूट है। कहने का मतलब है कि अगर आप पहले सम करके इमेज ले लें, यही है ना, ए ऑफ यू प्लस बी का मतलब क्या है, सम देन टेक द इमेज, और यहाँ पर क्या है, टेक द इमेज एंड देन सम। तो बात एक ही है, पहले इमेज ले लो, या पहले आप उसको क्या कर लो, सम कर लो, और बाद में इमेज ले लो, थिंग्स आर डन। दूसरा वाला भी यही है, ठीक है। ये जो सी यू है, अगर मैट्रिक्स है तो आप सी को बाहर कर सकते हैं, सी टाइम्स टी यू हो गया, तो ये बराबर हो गया, फॉर ऑल यू वी इन आर एन एंड ऑल स्क्वायर सी। कहने का मतलब है कि अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन, देखें अभी तक जो है ना हमने लीनियर की बात नहीं की है, अभी तक जो है ना हम इसके अंदर फंसे हुए हैं, किसके अंदर फंसे हुए हैं, टी एक्स इजिकल टू ए एक्स। तो हमने सिर्फ ये बताया कि अगर टी एक्स बराबर ए एक्स है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो इन 2 रूल्स को सेटिस्फाई करेगी। एक किसको करेगी, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस टी बी, और दूसरा क्या होगा, टी सी यू इज इक्वल टू सी टी यू। और ये रूल अगर टी को ए ले लें तो सेटिस्फाइड है। तो भाईजान हर वो
ट्रांसफॉर्मेशन टी जो इन दो रूलों को सेटिस्फाई करे उसको हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये को भी भूल जाए आप सिर्फ इसको याद रखो, ये बराबर किसके, इसके, और ये बराबर किसके, इसके, ये तो दरमियान में आया है ना। तो अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो इसको सेटिस्फाई करती है, किसको, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी एंड टी सी यू इज इक्वल टू सी टी यू, वो क्या होती है, लीनियर। लिहाजा अगर टी को आप ए के जरिए से डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गई, लीनियर हो गई। और मजे की बात है कि मैथमेटिशियन ने ये प्रूफ किया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई है तो सिर्फ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ में आ रही है ना बात। चार चीजें और से सुनिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा क्या है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, और चौथी क्या है नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चार आ गई ना जहन में, तो आप कहेंगे सही है, आप तीन तो ये तीन है, कौन सी, ई लीनियर और क्या मैट्रिक्स, ये तो आप खाली 1 घंटा हो गया पढ़ा रहे हैं, आपने नॉन लीनियर का तो जिक्र ही नहीं किया। तो भाई जो यहाँ नहीं है वो नॉन लीनियर है यानी हर वो मैट्रिक्स जो लीनियर नहीं होगी, बस के साथ तो एन एन लगाना है ना यार। अगर कोई गर्ल नहीं है तो बॉय होगा, बात खत्म होगी ना ठीक है। तो लीनियर अगर आपकी समझ में आ गया, और अगर वो नहीं है लीनियर तो वो फिर क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी ना। और वैसे भी मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि ये जो लीनियर है ना ये एक साइंस है। साइंस का मतलब क्या है, जब लीनियर होगी ना तो हमेशा आपके पास एक ए मौजूद होगा मैट्रिक्स कि ए एक्स क्या हो जाएगा, आपको इमेज दे देगा। तो दिस इज अ साइंस। लेकिन जब नॉन लीनियर है ना तो थोड़ा सा फिर आपको सोचना पड़ेगा, यार ये नजर नहीं आ रही कहीं ए, और जैसी आपको ये समझ में आ गई ना कि कोई ए नजर नहीं आ रहा जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे नॉन लीनियर है। लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि इन दोनों में से आप शो करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं ना, जो आपकी समझ में आ गई है नॉन लीनियर, मुझे समझाने के लिए आप कहेंगे इनमें से कम एक कंडीशन क्या हो गई है, वायलेट हो गई है। और कंडीशन में ए नहीं आएगा, कंडीशन ये होगी, मैं इसको दोबारा से लिख दूं, मेरा ख्याल अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे समझ में आ जाएगा आपको क्या हो रहा है। ओके, ये कौन सा था यार, ये हमने, अच्छा ये तो अभी हमने पढ़ लिया ना, ये यही तो अभी हमने पढ़ा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं। समराइज हमें ये कर रहे हैं कि हमने ये करा है कि दरमियान का छोड़ दें, हमने ये जो है ना यहां पर आके छोड़ा है टी यू टी वी, और यहां पे लाकर क्या छोड़ा है सी टाइम्स टी यू। तो असल में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है बस ये होती है, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, टी यू प्लस टी वी, एंड टी ऑफ सी यू बराबर होता है सी टाइम्स टी यू। और ये जो यू वी सी है ना वो ये है, बस ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखें इसमें जो असल वर्ड है ना वो ये है, कौन सा वाला, ऑल। ऑल कहने का मतलब है कि जो दो लाइनें लिखी है ना ये तमाम पॉसिबल यू एंड वी के लिए वैलिड होनी चाहिए और तमाम पॉसिबल सी के लिए वैलिड होनी चाहिए। असल में नॉन लीनियर में होता यही है कि ये मेजॉरिटी के लिए तो सही होती है, लेकिन एक आध यू और वी ऐसा अटक जाता है जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो बस वो फिर क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी ना। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं ना। ओके, देखिए अब वही बात आगे जो बात से कह रहा था कि वो जो जिसने पीछे जो लिया था ना वो थोड़ा सा इसमें असल में डेविड सीले जरा बेचैन आदमी है। मैंने कहा यार जल्दी जल्दी से मैं बता दूं कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो असल में डेफिनेशन तो ये है ना लीनियर की, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर टी ऑफ यू प्लस वी बराबर टी यू प्लस टी वी के हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है। लेकिन पिछले केस में उसने बता दिया कि अगर टी एक्स ए एक्स हो तो वो हमेशा क्या होती है, लीनियर। इसका मतलब है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज लीनियर। ठीक है, अब ये वही जुमला यहाँ लिखा हुआ है, एवरी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली हम पिछले स्लाइड पे प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा, अब सुनिए गौर से,
आपके पास ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है? लीनियर की। आपने एक रिजल्ट लगाकर ये शो किया कि साहब अगर ये है, अगर ये ऊपर वाली दो कंडीशनें वैलिड हैं तो फिर ये भी वैलिड होगा। ठीक है, बात क्या करती हैं, वो यहां से स्टार्ट लेती हैं। वो कहती हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है ना तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। फिर वो कहती हैं कि ये फिर एक रिजल्ट बन जाता है। अब है ना, कैलकुलस या अलजेब्रा या कुछ भी, उसमें एक डेफिनेशन होती है, उसकी बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो थ्योरम कहलाती है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर बुक जो है ना, वो ये वाला जो है, बार बार जोर दे रहा हूँ, इसको लेती हैं एज ए डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हमने लिया है, और इसको वो क्या कर देती हैं, प्रूफ कर देती हैं। लेकिन डोंट बी सरप्राइज कि बाज किताबें ऐसी हैं जिसमें ये डेफिनेशन दी जाती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और फिर इसकी मदद से वो ऊपर वाली चीज को क्या प्रूफ करते हैं। बल्कि अगर और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स की तरफ चले जाएं तो वो कहती हैं भाईजान छोड़ो, बस यही कहानी है पूरी, बस एक कंडीशन में वो सब कंडीशन को समराइज कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर है। इसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ, अभी तो बताया यार तुम लोग कंप्यूटर साइंस की, और ये रियल लाइफ क्या, ये पूरा कैलकुलस, ये सारा पूरा ग्राफिक में ये इस्तेमाल होता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। आगे जब आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पढ़ेंगे, सब में ये इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मसला ये है कि अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा तो उस्तादों पे इतबार करें ना। ठीक है, और ये तो हम बात आ रहे हैं इस तरफ, किस तरफ आ रहे हैं, अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा। ये जो थ्योरेटिकल है ना, ये ग्रुप थ्योरी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो बैठे में यार, बताओ इनको, सब में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है, राइट। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके जी, तो यहाँ पर हमने चलें, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि साहब मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ काम है। यहाँ पर हम वही करेंगे कि ये जो ऊपर की दो लाइनें, ये डेफिनेशन होगी इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये आगे के जो दो हैं वो क्या होंगे, उसका रिजल्ट होंगे। देखिए इसमें आसानी होती है। अगर आपसे कोई ये कहे कि साहब वो दो लाइनें डेफिनेशन है किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये रिजल्ट है, जरा इसका मतलब बता दो चलो। टी जीरो इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर आपने जीरो इन किया है तो आपको जीरो ही क्या मिलेगा, आउट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है, जरा गौर से देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में लिख रहा हूं मैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लिख रहा हूं, मैंने कहा x1 x2, और मैंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके बराबर है, x1 प्लस x2 3 माइनस x1। भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो एक क्या होता है, एक रूल होता है ना, जिसमें कुछ इन होता है कुछ आउट होता है। क्या हो गया है, तो मुझे बताओ ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रही है, क्या लिखा हुआ है, ये 3 है। मेरे ख्याल में दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा जरूरी है साफ सुथरा लिखना, इक्वल 3। ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रही है ना, दो नंबर इन होंगे, ठीक है, x1 x2, आउट क्या होगा, पहला कंपोनेंट क्या होगा, सम, दूसरा क्या होगा 3 माइनस x1। अब आप मुझे बताओ कि इसकी इमेज क्या होगी, 0 0 की, इस फार्मूले के तहत। तो 0 इन तो हो रहा है लेकिन 0 आउट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है भाई। अगर लीनियर होती तो वो जो दो कंडीशन है वो इस रिजल्ट को मतलब है सपोर्ट कर रही हैं, तो लिहाजा ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये लीनियर नहीं है। एक मिनट में जरा इसको सही कर लूं। हाँ जी, अब बोलें क्या कहना है? अगर लीनियर हो, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अगर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर हो ना तो यही तो है रिजल्ट। असल में आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो डेफिनेशन है उसको यूज करते हुए रिजल्ट बनाया जा रहा है ना। लेकिन हमने यहाँ देखा कि इस एग्जाम्पल में जीरो की इमेज जीरो नहीं है, तो लिहाजा ये राइट अवे ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। और मजे की बात है, अगर ये लीनियर नहीं है तो ये मैट्रिक्स भी नहीं होगी, इसलिए कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती ना तो ये लीनियर हो जाती। मैट्रिक्स का मतलब वही है ना कि एक ए है कि इनपुट को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आउटपुट। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल अब ऐसा करते हैं, रिजल्ट प्रूफ कर लेते हैं, 1 मिनट
का काम है, ताकि फिर ये समझ में आए। रिजल्ट इज वेरी इजी टू प्रूफ, बल्कि आपने प्रूफ कर ही दिया है। अगर हमने ये वाला प्रूफ करना है ना, मेरे ख्याल है थोड़ा सा वो ऊपर निकल गया। ओके, पूरी पिक्चर आनी चाहिए ना सामने। ओके जी, लेट्स सी। ओके, जरा इसका प्रूफ देखिए जनाब। पहले आप मुझे बताएंगे कि ये चीज कहां से आई है। T0 इज इक्वल टू T ऑफ 0u। ये सिंपल है ना। अगर आपके पास कोई वेक्टर है जो कि जीरो वेक्टर है, तो आप कहेंगे यार ये जो जीरो वेक्टर है, ये किसी भी वेक्टर को मैं स्केलर जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे हासिल हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना लेफ्ट पे जो है बोल्ड फेस है, ये तो जीरो वेक्टर है, और ये जीरो क्या है, स्केलर है, ठीक है। और u क्या है, कोई भी वेक्टर है। तो T0 इज इक्वल टू T0u। अच्छा, अब यहां पर जो है ना हम ये वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं, ऊपर वाली, तो ये जीरो बाहर आ जाएगा, स्केलर जीरो है। आगे क्या होगा, टीयू भी तो एक वेक्टर है। तो जब वेक्टर जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब ये चीज प्रूफ हो गई ना, कि जब भी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो जीरो इन का मतलब है आउट भी क्या होगा, जीरो होगा। अब जरा दूसरा देख लेते हैं। देखें, याद रखें कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये उन दो कंडीशनों से आपने प्रूफ करना है। तो जरा दूसरा देखें, ये इसके बराबर कैसे हो गया, CU/dV कैसे हो गया इसके बराबर। देखें, आपने जो ऊपर UV लिखा हुआ है ना, तो ये UV तो कुछ भी हो सकते हैं। UV में क्या रखा है, आप U की जगह W रख लें, V की जगह कुछ और रख लें, तो जो भी यहाँ है ना सम, वो उधर ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने U की जगह क्या रखा है, CU, और V की जगह क्या रखा है, DV। तो इसके बराबर अगेन ये पहली कंडीशन लगेगी, ये क्या हो जाएगा, C टाइम्स TU, और ये क्या हो जाएगा, D टाइम्स V। ठीक है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप ये समझ लें कि अगर आपने किसी चीज को शो करना है ना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप दो के बजाय ये दो कंडीशनें भी यूज कर सकते हैं। दो तो ये है ना ओरिजिनल, लेकिन बाज होगा जैसे आपने देखा ना, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको सीधी सीधी नजर आ रही है, इस किस्म की नजर आ रही थी, जैसे मैंने पिछले लिखा था 3 - x1, तो आपको फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई चीज इन होगी तो मतलब अगर जीरो इन होगा तो जीरो आउट नहीं होगा, इसलिए उसमें एक कंपोनेंट क्या था, 3 - x1। तो वो राइट अवे यहां से देखने में आसानी थी आपको, कहां से, T0 इज इक्वल टू 0। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, कभी भी लीनियर नहीं होगी जिसमें जीरो इनपुट से हमें जीरो आउटपुट ना मिले। ठीक है, मेरे ख्याल है शायद यहीं तक रखते हैं, मुझे जरा देखने दें नवी स्लाइड क्या है। अच्छा नहीं, बस ठीक है, 8 तक ही रखते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। देखिए कंसेप्ट बड़ा क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा